सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज और हमारा चल रहा है यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप कि आप सभी बच्चों ने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और पूरे नंबर हासिल कर लिए होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगाइए और स्टार्ट करते हैं फिर आज के धमाकेदार क्वेश्चंस। सो बच्चों, लास्ट क्लास में 1 to 24 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर अप किए। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर वो कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब आपका पूरा एक केस है और उसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपको टोटल 37 क्वेश्चंस दिखेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में 37 क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चंस 34 ही आएंगे, बट क्योंकि यहाँ पर जो इसके पार्ट्स थे उसको भी मैंने एक क्वेश्चन नंबर असाइन किया है, इसलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ इंक्रीज दिखेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चंस की जो मार्किंग है वो उतनी ही है जितनी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाली है, ठीक है। तो देखिए, तो क्या है हमारा केस, पहले वो देख लेते हैं। कंपास स्टेशनरी लिमिटेड वांट्स टू रेज फंड्स ऑफ ₹40 लाख। 40 लाख रुपए एक कंपनी है जो रेज करना चाहती है अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए। मैनेजमेंट ने मिक्स करना है डेट और इक्विटी को, और उसके लिए आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है और उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि हमें डेट लेना है, नहीं लेना है, कितना लेना है, वो सब वाला ही क्वेश्चन है। याद करो, कुछ न्यूमेरिकल करके आयो तो उसी का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेट दोनों है। 3 ऑल्टरनेटिव आपके सामने है। पहले ऑल्टरनेटिव में पूरे 40 लाख आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किए हैं। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में आपने इक्विटी में 30 लाख और डेट में 10 लाख इन्वेस्ट किए। ऑल्टरनेटिव 3 में आपने 10 लाख इक्विटी और आपने 30 लाख रुपीस डेट में इन्वेस्ट किए। अदर डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट रेट है जो डेट के ऊपर वो 9% है। इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 100 है। टैक्स रेट आपका 30% है और आपका EBIT यहाँ पर 8 लाख का है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है। अंडर विच ऑल्टरनेटिव द कंपनी विल बी कॉल्ड एन अनलिवर्ड फर्म। पहली बात तो अनलिवर्ड फर्म क्या होता है, बेसिकली ऐसी फर्म जो डेट नहीं लेती है। यहाँ पर लिवर्ड का मतलब बेसिकली अभी फिलहाल आप इतना समझ सकते हो कि रिस्क को एसोसिएट करता है। तो ऐसी कौन सी फर्म है जो रिस्क में नहीं है, तो रिस्क में कौन सी फर्म नहीं होगी जिसने डेट नहीं लिया हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑल्टरनेटिव है जो विदाउट एनी डेट है, तो वो ऑल्टरनेटिव नंबर 1 ही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में ऑल्टरनेटिव 2 और 3 बोला गया है जिसमें डेट लिया गया है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें सबसे ज्यादा डेट है। ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें आपने थोड़ा सा डेट लिया है, बट ऑप्शन नंबर 1 है आपका ऐसा ऑल्टरनेटिव 1 जिसके अंदर आपने डेट नहीं लिया। तो एक ऐसी फर्म जो विदाउट एनी डेट होती है, विदाउट एनी डेट, वो अनलिवर्ड फर्म कहलाती है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है आपसे EPS अंडर द ऑल्टरनेटिव नंबर 1। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में आपको EPS यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए उसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। तो क्या होता है हमारा यहाँ पर पूरा एक जो फॉर्मेट है कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं EBIT। तो EBIT इस केस में आपके पास है 8 लाख ऑल्टरनेटिव 1 में। अब EBIT में माइनस करना है आपने इंटरेस्ट, बट क्योंकि ऑल्टरनेटिव 1 में आपके पास किसी भी तरीके का कोई डेट नहीं है तो इंटरेस्ट तो माइनस होगा ही नहीं। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर टैक्स माइनस करेंगे एट द रेट 30%। तो 8 लाख का 30% अगर हम देखें तो 2,40,000। जब 2,40,000 का टैक्स हम अपने 8 लाख वाले प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 5,60,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आएगा, ठीक। अब EPS का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मेरे सॉल्व करने से पहले फटाफट से सॉल्व कर दो भाई। आपके पास टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं, यहाँ पर कितने अमाउंट के हैं, 40 लाख के, ठीक है।
40 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स है और एक शेयर आपका 100 रुपए का है, तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए बच्चों? 40,000। 40,000 आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं यहाँ पर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे जब 40,000 से, या मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पर अच्छे से कि फॉर्मूला होता है पीएटी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आपके पास 5,60,000 का पीएटी बचा है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है आपके पास 40,000 के। तो अगर अब आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आपका आता है 40। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमारे ऑप्शन में ईपीएस 14 है या नहीं फॉर द ऑल्टरनेटिव नंबर 1। ठीक, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर है 37.10, 34.10, 14 एंड 16.57। सो हमें हमारा आंसर मिल गया है 40। तो बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, तो पूरा जो एक प्रॉपर फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, under which of the three alternatives will be the company be able to take the advantage of the trading on equity। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कौन सा तीनों में से एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज देगा। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब मैम तीनों में हमें एपीएस कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा काम? इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ आप एक काम करिए, आपको पता है कि कब डेट ज्यादा लेना फायदेमंद होता है, वो आपको एक कंडीशन पता है कि जब जब आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होती है तो ही ज्यादा डेट लेना फायदेमंद है। यानी कि अगर मुझे चूज करना है कौन सा ऑल्टरनेटिव है आपको यहाँ पर ज्यादा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करके देगा, तो उसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना कि डेट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप एक काम करो, कॉस्ट ऑफ डेट तो आपके सामने है ही, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना है डेट के ऊपर? 9%। अब आरओआई और आप कैलकुलेट कर लो, अगर ये आपके सामने आ गया तो आपकी सारी पिक्चर क्लियर। ठीक है, अब आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? आरओआई का फॉर्मूला होता है बच्चे ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन में ईबीआईटी कितने की है? 8 लाख रुपए की, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कितना पैसा आपने लगाया बिजनेस के अंदर? 40 लाख रुपए। तो अगर अब आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना निकल कर आ रहा है? ये निकल कर आ रहा है 20%। ठीक, मतलब कि आरओआई तो आपकी 20% है, ऑब्वियसली वो ज्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से, विच इज 9%। तो इसका मतलब आप यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वहां यूज करेंगे जहां सबसे ज्यादा आपने डेट ले रखा होगा। तो ऑल्टरनेटिव 1 में 0 डेट है, तो ये तो नहीं है हमारे लिए सही। ऑल्टरनेटिव 2 में 10 लाख है, ऑल्टरनेटिव 3 में 30 लाख है। तो जहां सबसे ज्यादा डेट वहीं पे ईपीएस सबसे ज्यादा हाई आता है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन आपकी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो ऑल्टरनेटिव 3 आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है इस केस में। तो देखिए जरा ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे लिए सही रहेगा? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट? क्या अर्निंग पर शेयर हमेशा जब हमेशा बढ़ता है अगर डेट बढ़ता है? तो कैसा होता है भाई? मैं बार बार आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ कि अर्निंग पर शेयर सिर्फ तब बढ़ता है जब कॉस्ट ऑफ डेट आपकी कम होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। बट वहीं पे अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो गई कॉस्ट ऑफ डेट से, तो यहाँ पर डेट लेना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसका मतलब आंसर है नो। और अगर मेरा आंसर नो है तो येस वाले ऑप्शंस तो हट गए। अब मुझे नो वाले आंसर्स की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। नो, EPS does not always rise with increase in debt. When the cost of debt is less than ROI, use of more debt increases the EPS. कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है ROI से, सॉरी कॉस्ट ऑफ डेट कम है ROI से, तो कम वाला तो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन को शो करता है ना। इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरे लिए गलत हो गया। तो यानी कि यही एक ऑप्शन सही दिख रहा है। नो, EPS does not always rise with increase in debt. When the cost of debt is greater than the ROI, the use of more debt decreases the EPS. तो यही आपकी EPS को डिक्रीज करता है क्योंकि आपने डेट के ऊपर ज्यादा कॉस्ट ले रखी है। ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारे लिए यहाँ पर सही रीजन है। तो ऑप्शन डी कहाँ दिख रहा है हमें? ये रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में ही है। ठीक है जी, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बताना है? ये भी हमारा कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको कुछ उसके वो दे रखे हैं आपको
पॉइंट्स पार्ट्स दे रखे, उसके आपको आंसर करना है। पहचानना क्या है सबसे पहले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। So Mr. A Boss is running a successful business and Mr. Boss is the owner of RK Cement Limited. Mr. Boss decided to expand his business by acquiring a steel factory and this required an investment of 60 crore. 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। And to seek the advice in this matter, he called his financial advisor Mr. T Ghosh, who advised him about the judicious mix of equity and debt. अब यहाँ पे क्या हुआ, उनको 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाया, उसने उसको कहा कि डेट और इक्विटी दोनों को यूज करो, डेट लो 60% और इक्विटी लो 40%, ठीक है। एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेट में इनहांस, वो क्या बता रहे हैं उसको कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप सस्ता डेट लोगे तो आपकी ईपीएस बढ़ जाएगी। मिस्टर घोष ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू टेक लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वो कह रहे हैं कि आप ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड जो होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वो कम होती है, ठीक है, यानी कि डेट की तरफ ज्यादा जोर दे रहा है। दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क बट ऑल्सो रेज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, वो कह रहे हैं भले फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ जाएगा बट इक्विटीज के ऊपर जो रिटर्न है यानी कि आरओआई है लेकिन वो बढ़ जाएगी। He also apprised him that issue of debt will not dilute the control of equity shareholder. उसने ये भी बताया कि डेट ज्यादा लेने की वजह से हमारा जो कंट्रोल है वो भी हमारा यहाँ पे शेयर नहीं हो पाएगा, मतलब हमें नहीं करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑन लोन इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, और उसी के साथ साथ ये जो हम इंटरेस्ट भरते हैं ना डेट के ऊपर, इससे टैक्स की लाइबिलिटी भी कम हो जाती है। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस विद मिस्टर घोष, मिस्टर बोस डिसाइडेड टू रेज द फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि जो डेट है वो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेंगे। सो बताइए वो कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है। जब यहाँ पर बात हुई ना कि मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट, तो मुझे लगता है कि शायद यहीं से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में कि यहाँ वो डिजाइन कर रहे हैं क्या, अपना एक कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना, वो अपना एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि हमारे ऑप्शन में ये है या नहीं। अरे भैया बढ़ो आगे। सो देखिए कैपिटल बजटिंग दे रखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, डिविडेंड डिसीजन है और वर्किंग कैपिटल डिसीजन है। सो यस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उन्होंने बोला इन द अबव केस मिस्टर घोष सजेस्टेड टू रेज फंड फ्रॉम मोर फंड फ्रॉम द डेट, कि यहाँ पर मिस्टर घोष ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि डेट से ही फंड रेज करो। हायर डेट इक्विटी रेशो आ रही है, हायर डेट इक्विटी रेशो, तो बच्चों मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, जहां पर ये जो डेट है ये लॉन्ग टर्म वाले डेट है, ठीक है, लंबे समय वाले, और इक्विटी तो आप जानते हैं कि क्या होती है। तो क्या हायर डेट इक्विटी रेशो लोअर फाइनेंशियल रिस्क को शो करती है, हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क को शो करती है, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क को शो करती है, या हायर अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। अब कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि डेट इक्विटी रेशो का बढ़ना रिस्क फाइनेंशियल रिस्क को शो कर रहा है, नहीं। चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो फिलहाल मेरा जो डेट है वो 2 लाख का है और मेरी इक्विटी 1 लाख की है, ठीक है, तो मेरी रेशो क्या आ गई 2:1। अब रेशो कब बढ़ेगी, रेशो के बढ़ने का पॉइंट क्या है कि मान लो मैंने डेट, अब वो तो ज्यादा डेट की बात कर रहे हैं ना, मुझे यहाँ पर रेशो चेंज करनी है डेट को चेंज करके, उन्होंने इक्विटी के लिए बात नहीं करी। तो अगर मैं अपना यहाँ पर डेट इंक्रीज कर देती हूँ और अपनी इक्विटी को सेम रखती हूँ, तो आप देखो यहाँ पर आपकी रेशो बढ़ रही है, यानी कि डेट बढ़ने की वजह से रेशो बढ़ती है। तो रेशो बढ़ रही है क्यों, डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ना ही फाइनेंशियल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या डेट इक्विटी रेशो का बढ़ना हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क को नहीं रिप्रेजेंट करता, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली भी आप इस चीज को सोच सकते हो। आगे बढ़ते हैं। Mr. T. Ghosh, who advised him to about the judicious mix of equity and debt. So the proportion of debt in overall capital is called. इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं कि हमारे टोटल कैपिटल में कितना डेट है, जब हम इस बारे में सोचते हैं तो उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल लिवरेज, टोटल एसेट्स, या नन ऑफ दीज, बताइए। फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेट में इनहांस द ईपीएस, सस्ता डेट लेना ही आपकी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करता है। इसको क्या बोलते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग,
फाइनेंशियल लिवरेज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मुझे लगता है इतना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ लिया है कि तुम अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है जी, आई होप कि ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर होंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। लेट्स सी कि क्या है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बताना है, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बतानी है जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता हो, एक की ऑब्जेक्टिव बताना है उसी वाले कॉन्सेप्ट का जो आपने आइडेंटिफाई किया होगा अबव क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा कोर्स इन वेडिंग प्लानिंग, सुनिधि प्लान्स टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस अंडर द नेम हार्टबीट। ओ माय गॉड, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी क्या, वेडिंग प्लान का। ठीक है, ऐसे ही नहीं तुम्हें मैं शादी वाले एग्जाम्पल देती हूँ, इन लोगों को भी क्या है, देखो ये भी तो ऐसे क्वेश्चंस बना देते हैं, तुम मेरी गलती निकालते हो कि मैडम बस ऐसे वाले एग्जाम्पल देती है। यहीं पे तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग चलती है, इसीलिए। So she plans to hire a team of experts to give her clients a unique and unforgettable wedding experience, keeping in mind their preferences and the budget. तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, उसने प्लान किया है कि एक हायर करेगी अपनी एक पूरी टीम जो सारा काम करेगी, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइंट्स। Since the childhood she has been admiring her grandfather financial skills. अब उसके जो दादाजी थे उनके फाइनेंशियल स्किल्स बहुत अच्छे थे, जिसको बहुत ज्यादा एडमायर करती थी। So she decided to visit him in Mewar to seek his advice or guidance and the blessings. तो वो गई, मेवाड़ गई अपने ग्रैंडफादर के पास उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, उनकी गाइडेंस लेने के लिए। सो हर ग्रैंडफादर टेल्स हर दैट द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल द फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन द एसेट्स एंड ऑपरेशन। तो उसके दादाजी ने क्या बताया कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है इस बात पे कि आपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया है एसेट्स में और अदर ऑपरेशंस में, एंड हाउ टाइमली एंड चीपली द फाइनेंसेस आर अरेंज, कितने सस्ते में और समय के साथ ही आपने उन फंड को अरेंज किया, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो बिजनेस के अंदर से हो। Also, he wants her that she should always invest the time in identifying the different available sources of finance. और तुम्हें समय लगाना चाहिए इस चीज में ताकि तुम ये पता लगा सको कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं और उनको कंपेयर करो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड द एसोसिएटेड रिस्क, और उससे जुड़े हुए कॉस्ट और रिस्क को भी यहाँ पर तुम पहचानो। Similarly, the fund needs to be invested in a manner that the return from the investment exceeds the cost at which the procurement has been taken place. और हमेशा तुमने जहां पर भी पैसा लगाया होगा वहां से मिलने वाला रिटर्न तुम जितना पैसा खर्च कर रहे हो उस फंड को लेने में उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब उन्होंने भी ये बात यहाँ पर बोली है कि ROI जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी बातें उसके दादाजी ने उसको समझाई। अब बताओ उसके दादाजी कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे थे, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करो वो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जो यहाँ डिस्कस किया गया, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि आपके कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को अफेक्ट करता है, यानी कि सक्सेस को अफेक्ट करता है। अब बच्चों के माइंड में फिर से दो चीज कि मैम अभी पीछे हमने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया था प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग है। मैंने वहां पर आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कीवर्ड है रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी। रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी आप कहोगे मैडम यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे कुछ और बातें भी तो हैं। उसके दादाजी ने क्या कहा, आपको पता होना चाहिए कि कौन से अदर सोर्सेज हैं आपके पास अवेलेबल, उनसे जुड़े हुए रिस्क क्या हैं, उनसे जुड़े हुए बेनिफिट्स क्या हैं, उनसे जुड़े हुए आपके कॉस्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद आप फंड को कहाँ से अरेंज करते हो, टाइमली और चीपली अरेंज करना है। तो ये इतनी सारी बातें आपने पढ़ी हैं बच्चों एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिकली सोच रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, विच इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमर्स के बचपन में पढ़ ली थी तुमने कि वो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ बताती हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बिजनेस में मैडम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अरे कॉमर्स स्टूडेंट हो भाई तुम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी कौन सी, आपकी चहेती बैलेंस शीट जो हमेशा मैच हो जाती है ना, हमेशा तो मैच हो जाती है एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ। तो ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई किया तो बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो सबसे मेन वाला ऑब्जेक्टिव, मैंने बोला था इसको बिल्कुल मत भूलना, कौन सा था वो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजिंग, जोर जोर से बोलो, मैक्सिमाइजिंग
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए मैंने बोला था कि जब वो पूछेंगे ना मेन ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव, तो यही लिखना है, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये बताना है। सो आई होप कि क्लियर हो गई होगी पिक्चर यहाँ तक की। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बताना है, क्या बताना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन बाय द मनोज बाय डिसाइडिंग अ सेटअप अ सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मुझे तो लगता है क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने तो हम प्रो हो चुके हैं अब इस चैप्टर के अंदर कि नीचे से ही पढ़ के बता देंगे कि ऊपर का क्या है। उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा जिसमें तुम एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, भाई बता दो कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कमेंट कर देना जरा ये टाइमिंग के साथ, ठीक है। पढ़ तो दूंगी मैं क्वेश्चन, तुम्हारे लिए पढ़ना तो पड़ेगा। फिर वो 2 फैक्टर बताने हैं जो वो सोचेगा। चलो जी पढ़ लेते हैं। Manoj is a renowned businessman involved in the export business of the leather goods. Leather goods बनाते हैं। As a responsible citizen, एक अच्छे citizen होते हुए, he chooses to use a jute bags for packaging instead of plastic bags. तो वो jute bags को यहाँ पर use करते हैं instead of the plastic bags. Moreover, अपने friend के advice पे he decided to use the jute for manufacturing the aesthetic handicrafts. तो उनके एक friend ने suggest किया, तो वो aesthetic handicrafts यहाँ पर बनाएंगे, keeping in view the growing demand for the natural goods, क्योंकि अब natural goods की डिमांड बढ़ती जा रही है। In order to implement this plan, after conducting a feasibility study, feasibility study का मतलब होता है बेटा suitability, कि हमें चेक करना है कि हमारे प्रोजेक्ट हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो टेक्निकली चेक करेंगे, इकोनॉमिकली चेक करेंगे, फाइनेंशियली चेक करेंगे कि हाँ ये सब चीज़ें हो पाएंगी या नहीं। So he decided to set up a separate manufacturing unit for producing the varied जूट प्रोडक्ट्स, यानी कि बहुत सारे जूट प्रोडक्ट्स वो बनाएंगे तो उसके लिए वैरायटी रखेंगे जूट प्रोडक्ट्स की। तो अब यहाँ पर वो एक पूरा एक सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाले हैं। बहुत पैसा लगने वाला है वे, बहुत पैसा। तो बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है? वेरी गुड, आई होप कि सब बच्चों ने बता दिया होगा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, है ना, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और कौन से 2 फैक्टर्स हैं भाई? सबसे पहले तो वही कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना पैसा आ जाएगा हमारे पास, और कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा भाई। रेट ऑफ रिटर्न के बिना तो हम काम ही नहीं करते, है ना। तो कितना रेट ऑफ रिटर्न जनरेट होगा, या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर हम सोचेंगे, ठीक है जी। सो इजी क्वेश्चन था, आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As a manager, advise whether the company should raise the funds through debt or through equity. Give reason. आपको फाइनेंशियल मैनेजर बनना है, बन गए तुम फाइनेंस मैनेजर आज, और बता देना कि कंपनी को डेट के थ्रू फंड रेज करना है या इक्विटी के थ्रू, रीजन देते हुए। सो शिनॉय लिमिटेड नीड्स टू रेज फंड्स ऑफ ₹30 लाख। शिनॉय जो है वो 30 लाख रुपए रेज करने जा रहे हैं। इट एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उनका EBIT 3 लाख का है, और कंपनी जो है वो ज़्यादा डेट रेस करना चाहती है, और जो डेट है वो अवेलेबल है 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या इसे डेट यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है कि मुझे ROI निकालना है तुरंत, EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो EBIT तो है 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरे पास 30 लाख, इंटू में 100, 3 लाख अपॉन में 30 लाख इंटू में 100, ठीक। तो अगर अब मैं इसको देखूं तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक। 10% का ROI है, और कॉस्ट ऑफ डेट है आपकी 15%। तो क्लियरली एक पिक्चर है आपके सामने कि कॉस्ट ऑफ डेट ROI से ज़्यादा है, विच रिप्रेजेंट कि आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज होगा। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? कहेंगे कि एज बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इज ग्रेटर देन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विच विल डिक्रीज द अर्निंग पर शेयर, सो एज अ फाइनेंस मैनेजर company should not use more of debt, company should go for more of equity and less of debt, ठीक है। तो बस ये आपने पूरा अच्छे से डिटेल में बताना है, सारा सॉल्व करके, और 4 मार्क्स पूरे पक्के, ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर लिखा है स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट मिस्टर रमाकांत वुड गिव इन हिज रिपोर्ट, कि कौन से 2 फैक्टर्स है जो रमाकांत ने कोई रिपोर्ट बनाई होगी उसके अंदर उन्होंने मेंशन किए हैं,
also state any one reason which makes it important for the above decisions to be made carefully, यानी कि ऊपर जो भी डिसीजन यहाँ पे लिया गया होगा उसको क्यों केयरफुली लेना चाहिए, उसका कोई हमें एक रीजन बताना है. डिफाइन द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एज वेल एज हमें यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन करना है और उसी का यहाँ पर हमें रोल एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछे जा रहे हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन. Saksham Limited, a firm manufacturing textile, wished to diversify their business. They were considering two opinions, either to diversify into the manufacturing toothpaste or switches, invest in the purchase of land to set up a manufacturing unit in the backward areas of Gujarat. तो यहाँ पर वो पैसा लगाना चाहते हैं, एक लैंड खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे किसी एक बैकवर्ड एरिया के अंदर जो कि गुजरात में होगा. Which would also lead to the generation of the employment opportunities in the area, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी employment opportunity जो है वो जनरेट होगी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर. But only after fulfilling all the legal requirements and taking the appropriate steps to ensure that the environment was not polluted. लेकिन ये सारा काम आपको करना होगा इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि environment हमारा बिल्कुल भी pollute नहीं होना चाहिए, इन और सारी जो भी legal requirements है वो हमें यहाँ पर पूरी करनी है. The finance manager of the company, Mr. Ramakant, was asked by the management to prepare a report on the factors which should be considered while making the above investment decision. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए जब भी हम इस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होंगे. तो सबसे पहले तो यही बताओ कि यहाँ पर कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जा रहा है. उन्होंने लास्ट की लाइन में ये तो क्लियर कर दिया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया गया है, और ये पिक्चर हमें ऊपर से भी क्लियर थी कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जा रही है तो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही होगा. बट हमारे पास दो तरीके के इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल. तो इसमें कौन सा है? ऑब्वियसली एक पूरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जा रही है तो यहाँ पर उन्होंने एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया है. बट क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसने दिमाग में रखे होंगे इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सोचते हुए, और उसी के ऊपर उसने एक रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की होगी. तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वही जो अभी हम पीछे पढ़ते हुए आए, अब तो याद हो गए होंगे. कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, कि एक तो इस प्रोजेक्ट्स के लिए कैश फ्लोज कैसे रहेंगे, और द रेट ऑफ रिटर्न, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे रहेंगे. ये दो मेन फैक्टर्स होंगे जिसको ध्यान में रखा जाएगा. बी पॉइंट में उन्होंने पूछा वो कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आप कहते हो कि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. याद करो जब मैं वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने दोनों का एक आपको कंपैरिजन भी दिखाया था कि अगर आप वर्किंग कैपिटल डिसीजन ले रहे हो तो वो आपकी बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, और कैपिटल बजटिंग ले रहे हो तो वो कैसे अफेक्ट कर सकता है. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और कम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करता है. कि अगर आप एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने जा रहे हो तो कहीं हद तक आपका एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर इन्वॉल्व होने जा रहा है जो आपके बिजनेस की मार्केट में कैसी कॉम्पिटिटिवनेस है उसको अफेक्ट कर सकता है, आपकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये आप रीजन लिख सकते हैं. अब आपको टर्म डिफाइन करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग डिफाइन करके बताएंगे. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको डिफाइन करना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. तो कीवर्ड्स के साथ प्लीज 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 मुझे यहाँ पर डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा. ठीक है, और उसके बाद उसका रोल, एक या दो पॉइंट ही आपको सिर्फ उसकी हेडिंग लिखनी है कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है. तो क्वांटम ऑफ द फिक्स्ड एसेट आपने पढ़ा था, ऑल द आइटम्स, इट अफेक्ट्स ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ आप इस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं फॉर द क्वांटम ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बी रेज्ड, कि कितना आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस यहाँ पे रेज करना है. तो कोई भी एक दो पॉइंट आप यहाँ पर उसके लिख सकते हैं, सिर्फ हेडिंग. ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों को क्लियर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब थोड़ा सा ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग सकता है जाना पहचाना सा, बट अलग तरीके से पूछा गया है. ठीक है, सो क्वेश्चन के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना है कि कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे एडवाइस किया गया है बाय मिस्टर सेठ, और चार ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो इस कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करते होंगे जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जो ऊपर मिस्टर शाह और मिस्टर सेठ के बीच में डिस्कस किए गए हैं. ठीक है, ओके. तो देखिए जरा, क्वेश्चन है, अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज, सेज मिस्टर शाह.
the owner of Shah Marble Limited, with glorious 36 months of its grand success, having a capital base of 80 crores. तो इनका एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है, 80 करोड़ का इनका कैपिटल बेस रहा है अब तक, and within a short span of time the company could generate the cash flows which not only covered the fixed cash payments obligation but also create the sufficient buffer. तो यहाँ पर एक चीज मुझे लगता है कि शायद हमारे काम आ सकती है कि इस कंपनी के पास इतना कैश फ्लो है कि ये सिर्फ अपने फिक्स्ड कैश पेमेंट ही नहीं बल्कि अपने पास अच्छा खासा कैश का बफर भी मेंटेन कर सकते हैं. द कंपनी इज ऑन द ग्रोथ पाथ and a new breed of consumer is eager to buy the Italian marble sold by the Shah Marble Limited. यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो हमारी कंपनी है वो अपने ग्रोथ पाथ पर है, यानी कि लगातार उनको ग्रोथ के पोटेंशियल्स जो हैं वो दिख रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज to meet the increasing demand, Mr. Shah decided to expand his business by acquiring a mine. अब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने जा रहे हैं and this required an investment of 120 करोड़, जिसके लिए उन्हें 120 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी. To seek the advice in this matter, he called its financial advisor, Mr. Seth, who advised him about the judicious mix of the equity and the debt. अब 120 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ कैसे पैसा आएगा, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से कितना नहीं लेना है, ये डिसाइड करना था. तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाया, उसने कहा 40-60 रखो, इक्विटी में 40 रखो और डेट में 60% रखो. मिस्टर सेठ ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू टेक अ लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब मिस्टर सेठ ने कहा कि आप ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लो, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना सस्ता पड़ता है क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड जो होती है वो कम होती है. Though this will increase the financial risk, but will also raise the return on equity to the shareholder. हालांकि ये आपके फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा सकता है, बट कई हद तक ये इक्विटी शेयर होल्डर के रिटर्न को यानी कि ईपीएस को इंक्रीज भी करता है. He also apprised him that the issue of debt will not dilute the control. और आपका कोई जो कंट्रोल है वो भी यहाँ पर नहीं शेयर करना पड़ेगा किसी के साथ. तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि मैम ये लाइंस हमने कहीं पढ़ी हैं. बिल्कुल, अभी आपने ऊपर के एक क्वेश्चन में पढ़ी है, बट वहां क्वेश्चन उन्होंने अलग तरीके से पूछा है, यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा है. ठीक है. एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑन द लोन इज टैक्स डिडक्टेबल. और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो इंटरेस्ट हम लोन के ऊपर पे करेंगे ये टैक्स डिडक्टेबल है, जिससे हमारी टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन विद मिस्टर सेठ, Mr. Shah decided to raise the fund from the financial institution. तो उन्होंने यहाँ पर फिर डिसाइड कर लिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने लोन ले लिया. ठीक है. तो अब आपको यहाँ बताना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो मिस्टर सेठ ने यहाँ पर अबव डिस्कस किया है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है. तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है समझ आ ही गया होगा इस वाली लाइन से कि कॉन्सेप्ट कौन सा है. कॉन्सेप्ट तो है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. अब उसी को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स. जब यहाँ पर मैंने आपको बात बताई कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कौन सा फैक्टर है, कैश फ्लो पोजीशन. कैश फ्लो पोजीशन तो ऑलमोस्ट आपने सारे टॉपिक्स में ही देखा होगा. तो पहला पॉइंट हो गया कैश फ्लो पोजीशन. उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया कि इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना सस्ता पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्लोटेशन कॉस्ट की भी यहाँ पर बात हो रही है. तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया फ्लोटेशन कॉस्ट. क्या फ्लोटेशन कॉस्ट भी देख रहे हो. उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो कंट्रोल, एक पॉइंट हमें यहां से कंट्रोल मिल रहा है. ठीक है. और जब बात हुई कि टैक्स की सेविंग होगी तो टैक्स की सेविंग वाला है हमारा टैक्स रेट वाला पॉइंट. तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते टाइम, जहां हमने 60% का डेट और 40% का इक्विटी रखा, यानी कि डेट कंपोनेंट हमने यहाँ पर ज्यादा रखा है. ठीक है. तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका होगा. क्वेश्चन नंबर 34 आगे बढ़ते हैं. तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. सनराइज लिमिटेड कोई कंपनी है, बताना चाहती है कि आपको सजेस्ट करना होगा कि इश्यू ऑफ डिबेंचर उनके लिए एक रैशनल डिसीजन यानी कि सही डिसीजन होगा या नहीं. आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. ठीक है. Sunrises Limited, dealing in the ready-made garment, is planning to expand its business operation in order to cater to the international market. इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपने बिजनेस ऑपरेशन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना है.
For this purpose, the company needs an additional rupees 80 lakh for replacing the machines with the modern machines of higher production capacity. अब इस पर्पस के लिए कंपनी को लगभग 80 लाख रुपए की जरूरत है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, पुरानी मशीनों को हटाएंगे और नई मशीनों को लगाएंगे. द कंपनी विशेस टू रेज द रिक्वायर्ड फंड बाय इशूइंग द डिबेंचर्स. और ये पैसा वो डिबेंचर्स यानी कि हमारा जो एक लॉन्ग टर्म लोन होता है वहां से इन्होंने फंड रेज करना है. द डेट कैन बी इशूड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 10%. पर ये जो डेट है ये आपको किस कॉस्ट में मिल रहा है, 10%. मतलब कि यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि 80 लाख रुपए रेज किए जा रहे हैं डेट से, और डेट की जो कॉस्ट आ रही है, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कितनी है हमारे पास, 10%. ठीक. कंपनी का जो ईबीआईटी है प्रीवियस ईयर का वो 8 लाख का है. टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट फिलहाल यहाँ पर 1 करोड़ की जा रही है. ठीक है. सो सजेस्ट करो कि इश्यू ऑफ डिवेंचर सही रहेगा या नहीं रहेगा. जब भी हमें डिसाइड करना है कि भाई हमारे लिए ये सही है या नहीं, कि हमारे लिए डेट लेना फायदेमंद है या नहीं, तो हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर ही जाना होता है, जिसमें हम फाइनेंशियल लिवरेज वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. कंडीशन आई होप आप सभी लोगों को बिल्कुल अब एकदम याद हो गई होगी कि एक ही चीज चेक करनी है कि आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है या नहीं. क्योंकि अगर ये कंडीशन होगी तो डेट लेना हमारे लिए प्रेफरेबल है, डिवेंचर्स लेना हमारे लिए सही रहेगा. बट अगर हमें दिखा कि आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से कम आ रही है, तो ऐसे में डेट लेने की सलाह हम बिल्कुल नहीं देंगे, या हमारे लिए नॉट प्रेफरेबल वाली सिचुएशन हो जाएगी. तो कॉस्ट ऑफ डेट तो मेरे सामने है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आरओआई. तो मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने आप खुद से कैलकुलेट करिए. फॉर्मूला हम सब जानते हैं, ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100. तो ईबीआईटी बता दिया गया है हमें 8 लाख का है, और कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कि उन्होंने बताया कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की. तो यहाँ हम लिख देते हैं अपना इनटू में 100. तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि आरओआई 8% है, कॉस्ट ऑफ डेट 10%, बट वहीं पर आरओआई आपकी 8% आ रही है. तो कौन सी सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्लियरली आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है कि भाई आरओआई आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से कम आ रही है, जिसमें मैं तो यही कहूंगी कि डेट इज नॉट प्रेफरेबल. क्योंकि यहाँ पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर फॉल हो जाएगा. तो ये पूरी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन शो करनी है और पूरा आपको यहाँ पर रीजन देना है कि आपके लिए एक अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ईपीएस है वो विद द यूज ऑफ मोर डेट क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा. ठीक है. सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा. ठीक है. चलें आगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. अब तुम पक्के हो जाओगे. बच्चे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है. नेक्स्ट, कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव डिस्कशन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 4 सच फैक्टर. कौन से फैक्टर वो हमें देख के पता चलेगा. चलो देख लेते हैं. Abhishek Limited is manufacturing the cotton clothes. It has been consistently earning the good profit for many years. बहुत टाइम से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर. And this year too it has been able to generate the enough profit and there is an availability of enough cash in the company. और कंपनी के अंदर अच्छा खासा कैश भी है क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट भी है. And the गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर द ग्रोथ, और फ्यूचर में ग्रो करने के लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट्स भी दिख रहे हैं. इट इज अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव्स इन इक्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द गुड रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस. तो कंपनी एक अच्छे से काम भी कर रही है, इक्वालिटी में बिलीव करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में बिलीव करती है, अच्छी रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती है. एंड इट इज मेनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर टू रिसीव द रेगुलर इनकम. कुछ ऐसे शेयर होल्डर भी हैं उनके पास जो रेगुलर इनकम यहाँ पर कमाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से. It has also taken a loan of 50 lakh rupees from the ICICI Bank and is bound by the certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of the loan agreement. अब क्योंकि उन्होंने लोन लिया है एक बैंक से, तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि कितना डिविडेंड, कैसे डिविडेंड बांट पाओगे या नहीं बांट पाओगे. ये एक एग्रीमेंट के अंदर बात लिख दी गई है. The above discussions about the company leads to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed by the company. हमने जितने भी यहाँ पर डिस्कशन किया उससे एक बात समझ में आती है कि कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा उसे अपने पास बचा कर रखना है और कितना हिस्सा उसे एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है.
तो कहाँ हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अपने पास रखेंगे और कुछ बांट देंगे? याद आ गया होगा आपको, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर ही हम लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि कितना अपने पास रखना है और कितना शेयर होल्डर्स में बांट देना है। अब लाइंस को कोट करते हुए हमें आइडेंटिफाई करने ऐसे 4 फैक्टर, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सर्कल कर रखा है, कहीं पे अंडरलाइन कर रखा है कि जहाँ जहाँ हमें कुछ लगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो हमें यहीं से दिख गया था, कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी या कैश फ्लोज पोजीशन। ठीक है, तो कैश फ्लोज पोजीशन पहला पॉइंट हो गया, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। एक्सप्लेनेशन आप सब जानते ही हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होंगे, इन फ्यूचर अगर लग रहा है कि भाई ग्रो करने वाले हैं तो डिविडेंड कम बांटेंगे, रिटेन ज़्यादा करेंगे, है ना। कैश फ्लोज अगर अच्छे हैं तो ज़्यादा डिविडेंड बांट सकते हैं। शेयर होल्डर की प्रेफरेंस अगर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया आपका शेयर होल्डर प्रेफरेंस वाला पॉइंट, और 1 2 3 आपके हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी रिलेटेड टू एन एग्रीमेंट, तो वो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये आपको मिल गए हैं 4 के 4 पॉइंट, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि वो डिसीजन जो अफेक्ट करता है कि कितना आपको रिटेन करना है और कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट और शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। हमें बताना है कि शेयर होल्डर ने गेन किया या लूज कर दिया ईपीएस को डाइवर्सिफिकेशन के टाइम पे, और 3 ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो फेवर करते हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लेना सही है। ठीक है, ओके। So Sakshi Limited is a company manufacturing the electronic goods. It has a share capital of 120 lakh. अब जो हमारे लिए काम की चीज होगी उसको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि इस कंपनी की जो कैपिटल है वो 120 लाख है। द अर्निंग पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर, और आपको कंपनी की ईपीएस यहाँ पर गिवन है, ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी गिवन है। द कंपनी रिक्वायर्ड द एडिशनल कैपिटल ऑफ 80 लाख, अब उन्हें 80 लाख के लिए इंतजाम करना है। एंड द कंपनी रेज द फंड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर, और कंपनी ने ये फंड रेज किया है 10% डिवेंचर्स को इशू करके। एंड ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 16 लाख ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कंपनी ने 16 लाख का उस टाइम पे प्रॉफिट कमाया है, 40% का टैक्स दिया है। तो आपको बताना है कि क्या उसने गेन किया या नहीं। तो ये चीज जानने के लिए मुझे ईपीएस निकालना ही पड़ेगा, और ईपीएस निकालने के लिए हमारा पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो ईबीआईटी, ईबीआईटी वही प्रॉफिट है जो आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे अर्न करते हो, विच इज 16 लाख। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं 16 लाख। उसके बाद हम लोग यहाँ माइनस करते हैं इंटरेस्ट, कि आपने जो यहाँ पे उधारी ली है वो 80 लाख की आपने उधारी ली है, जो आपने लिए 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये रहा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 10%। तो यहाँ पर जब आप 10% देखेंगे तो 80 लाख का अगर 10% निकालें तो 8 लाख, तो 8 लाख का तो आपने इंटरेस्ट ही पे कर दिया है। अब क्या बचा आपके पास, 8 लाख ही बचे, विच इज नोन एज ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आप इसमें से माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 40%, आपको 40% का टैक्स पे करना है। तो ये आएगा आपका 3,20,000, 8 लाख का 40% बेसिकली आपको निकालना है। ठीक है, ये रहा आपका 8 लाख, 8 लाख का आपने 40% निकालना है। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा 4,80,000। अब ये हमारे पास आ चुका है ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हम सभी को पता है कि ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक, अब ईएटी है आपके पास 4,80,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो टोटल उन्होंने ऊपर आपको बता दिया था कि हमारे पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, शेयर कैपिटल है, वो हमारे पास 120 लाख की है। 120 लाख की शेयर कैपिटल है, ये अमाउंट है। आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, फेस वैल्यू गिवन नहीं है, तो कितने की माननी है, 10 की। तो शेयर कैपिटल 120 लाख की है, फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो 10 मानेंगे। तो 120 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे यहाँ पर 12 लाख के। ठीक है, बेसिकली आपका जो यहाँ पे ईपीएस आ रहा है वो आ रहा है 0.40। अगर आप ये डेट कंपोनेंट यूज करते हैं, अगर आप डिबेंचर्स जो 80 लाख के हैं अगर वो आप फंड रेज करते हैं डिबेंचर से,
तो आपका ईपीएस 0.40 आ रहा है। जबकि अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर का अगर मैं देखूं तो प्रीवियस ईयर में वही ईपीएस आपका 0.50 है। दैट मीन्स आपका ईपीएस इस डेट को लेने की वजह से कम हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं दैट द शेयर होल्डर विल लूज, कि अगर वो डाइवर्सिफाई करते हैं तो शेयर होल्डर को नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनका ईपीएस 0.50 से 0.40 तक पहुंच रहा है। तो ये पूरी कैलकुलेशन हमने शो कर दी है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला है कि अगर चलो हम डिबेंचर्स के बारे में फिर भी सोचें तो वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं डिबेंचर्स इससे फंड रेज करना। तो पहले फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फैक्टर तो टैक्स लाइबिलिटी को सेव करना ही है। तो यानी कि पहली बात तो ये कि अगर आपको लग रहा है कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, अपने टैक्स की लाइबिलिटी को अगर आपको कम करना है तो आप डिबेंचर इशू कर लो, ठीक है। दूसरा कि अगर हम कंट्रोल नहीं शेयर करना चाहते किसी के साथ तो आप यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। तीसरा जो डेट को यहाँ पर फेवर करता है, डेट लेना हमारे लिए तब प्रेफरेबल होगा जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ रही होगी। यानी कि अगर हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंजॉय कर पा रहे हैं, अगर हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहाँ पर मिल रही है, सही से एंजॉय कर पा रहे हैं, यानी कि ईपीएस बढ़ रहा है, तो हमारे लिए डिबेंचर्स इशू करना फायदेमंद होगा। तो ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स को, ठीक है। सो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन था जो यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज कंप्लीट होती है एंड आई होप कि इसको करने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपका बिल्डअप हो चुका होगा। सो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।